नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। चुनाव आयोग ने देश भर की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अनुसार हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा समय में इन 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जिनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा शामिल हैं। इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनावी समीकरण ये बता रहा है कि नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के पास इस वक्त जहां 48 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास इस वक्त 37 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, जबकि 2 सीट इनेलो के पास है। बीजेपी दूसरी सीट तभी जीत सकती है जब 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। ये काफी मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या कहते हैं राज्यसभा चुनाव के हरियाणा के समीकरण, ये सवाल है। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर हरियाणा में सियासी समीकरण क्या है? क्या वो नाम हो सकते हैं जिन पर दोनों पार्टियां अपने अपने दांव लगा सकती हैं? और जो राज्यसभा का सीटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग पैटर्न है, वो क्या कहता है? हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव जरूर होते हैं, डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनाव करते हैं अपने सदस्यों का। ऐसे में समीकरण क्या कहता है? इन तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा की सियासत में क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं। और कौन से वो नाम है जो दोनों सियासी दल अपने अपने नामों को पेश कर सकते हैं, और विपक्ष के जो दल हैं उनकी भूमिका क्या रहने वाली है इस चुनाव में? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। चुनाव आयोग ने देश भर की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अनुसार हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा समय में इन 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जिनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा शामिल हैं। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनावी समीकरण ये बता रहा है कि नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के पास इस वक्त जहां 48 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास इस वक्त 37 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, जबकि 2 सीट इनेलो के पास हैं। बीजेपी दूसरी सीट तभी जीत सकती है जब 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। ये काफी मुश्किल लगता है। अब ऐसी परिस्थिति में मौजूदा स्थिति यही लगती है कि एक सीट जहां बीजेपी को मिलेगी, वहीं दूसरी सीट कांग्रेस जीत सकती है। अब जानते हैं कि आखिर बीजेपी की ओर से कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जो राज्यसभा की सीट के लिए दावेदार हैं। इनमें जहां सुनीता दुग्गल प्रमुख दावेदार हैं, वहीं संजय भाटिया भी प्रमुख दावेदार हैं। बीजेपी से जो उम्मीदवार होगा वो मुख्यमंत्री की पसंद से ही होगा। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु भी इस रेस में प्रमुख दावेदार हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा नाम बीके हरिप्रसाद का उभर कर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा का दावेदार आलाकमान की पसंद के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पसंदीदा होना जरूरी है। कर्नाटक से एमएलसी बीके हरिप्रसाद का नाम ऐसे में प्रमुख तौर पर आगे चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं से उनकी अच्छी बातचीत है। इसी तरह बीके हरिप्रसाद और पवन खेड़ा का नाम हरियाणा से राज्यसभा की सीट के लिए सामने आ रहा है। बहरहाल इन सभी नामों के बीच अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस किससे अपना दावेदार बनाती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो राज्यसभा चुनाव में खासकर हरियाणा की परिस्थिति क्या कहती है? हरियाणा की 2 सीटों पर क्या कुछ दावेदारी नजर आती है? ये सवाल बेहद अहम है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। बीते चुनाव के बाद अगर अब राज्यसभा की सीटों के चुनावी पैटर्न को समझने की कोशिश करें और मौजूदा स्थिति को, सियासी स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो वो क्या है? चुनाव आयोग ने तो ऐलान कर दिया है राज्यसभा की सीटों के चुनाव के कार्यक्रम का। हरियाणा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है या मिल सकता है? देखिए सौरभ, चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन किया है, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा की सीटें हैं। 10 राज्यों में 37। हम हरियाणा पर अपना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। हरियाणा में अभी जो राज्यसभा की 5 सीटें, देखिए लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा में, लेकिन राज्यसभा की 5 है। 5 सीटें आज बीजेपी के पास है, जिनमें रेखा शर्मा है, कार्तिकेय शर्मा है, सुभाष बराला है, रामचंद्र जागड़ा और
किरण चौधरी, ये पांचों सीटें बीजेपी की राज्यसभा की बीजेपी के पास है। लेकिन जो बीजेपी के 5 राज्यसभा सदस्य हैं, इन 5 में से अब 2 का चुनाव होना है, किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा। इन दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। लेकिन चुनाव कब होना है? 16 मार्च को चयन होना है। राज्यसभा में कौन जाएगा हरियाणा से 2 सीटों पर, इनका चुनाव 16 मार्च को होना है। 5 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं जी। अब चूंकि 5 राज्यसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, इनमें 2 का चुनाव होना है, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। किरण चौधरी तब आई थी जब दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में चुने गए थे, उनको राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ी थी, इसलिए इनका कार्यकाल कम है। तो अब जोड़ तोड़ पूरी तरह से सरगर्मियां तेज है। 2 पार्टियां हैं जिनका एक एक सदस्य बनेगा। देखिए जो कैलकुलेशन बता रही है सौरभ, 90 सदस्य हैं विधानसभा में जी, 2/3 के हिसाब से 31 सदस्य है। कोई भी राज्यसभा में जाएगा सदस्य है, कांग्रेस का और बीजेपी का, उसको 31 वोट चाहिए। हम यूं देखें 48 विधायक बीजेपी के पास है। अगर पहले राउंड में बीजेपी अपने 2 कैंडिडेट उतारती है और कांग्रेस एक उतारती है, तो कांग्रेस के पास 37 सदस्य है, 31 चाहिए जीतने के लिए। कांग्रेस अपना एक उम्मीदवार बना सकती है, राज्यसभा में जाएगा। बीजेपी अगर 2 इकट्ठे उतारती है पहले राउंड में, तो 48 सीटें, 48 विधायक बीजेपी के पास हैं, लेकिन उनको 31 चाहिए, तो 17 बच जाएंगे बीजेपी के 17। लेकिन दूसरे राउंड में अगर वो अपना कैंडिडेट जिताना चाहती है तो 31 सदस्य चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 37 है, उसको 31 चाहिए। कांग्रेस के 6 बचते हैं, इनेलो के 2 हैं और निर्दलीय 3। कुल ये समीकरण कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अगर चुनाव आयोग के जो नियम है उस तहत अगर कोई अंदर खाते कोई सेटिंग नहीं होती, कोई जोड़ तोड़ नहीं होता, या कोई मैनिपुलेशन, कोई गेम नहीं होती, तब दोनों सीटें एक बीजेपी को एक कांग्रेस को जाएगी। अभी 5 सीटें राज्यसभा की बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 1 सीट आ सकती है, फिर 4 बीजेपी के पास रह जाएंगी। लेकिन खबर यह है कि किरण चौधरी पूरी कोशिश करी है सौरभ, उनको कार्यकाल कम मिला है क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर आई थी, उनकी बेटी भी मंत्री है। लेकिन किरण चौधरी कोशिश कर रही है बड़े नेताओं से मिलके कि उनको रिपीट किया जाए, दोबारा भेजा जाए जी। बीजेपी में से और लोगों की बात करें तो जो मेरे पास सूचना है उसमें कमल गुप्ता, जो आरएसएस के करीबी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कमल गुप्ता का नाम है, कैप्टन अभिमन्यु का, कुलदीप बिश्नोई बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, मुख्य धारा से बाहर है, उनके बेटे भी भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए विधानसभा का, तो कुलदीप बिश्नोई भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको दिलासा मिलता है। और अब कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा में नहीं भेजती तो फिर वो अपने आगे के रास्ते तलाश कर सकते हैं। कैप्टन डॉक्टर सतीश पूनिया जो प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका भी नाम आ रहा है। सुनीता दुग्गल भी कोशिश कर रही है। संजय भाटिया का नाम इस रिपोर्ट में हमने देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट लोकसभा की करनाल की मनोहर लाल के लिए छोड़ी है, तो कुर्बानी तो उन्होंने भी दी है। तो ये लोग हैं। लेकिन किरण चौधरी दोबारा जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा की सीट पर एक नया चुनाव का। कांग्रेस की बात करें सौरभ, कांग्रेस में अगर हरियाणा कांग्रेस नाम भेजती है तो 2 नाम है जो इस रिपोर्ट में शायद नहीं है। एक राव दान सिंह, वो मुख्य धारा के नेता है, कई बार विधायक रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खास लोगों में है राव दान सिंह, या फिर उसके अलावा उदय भान जिनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। ये हरियाणा कांग्रेस इन 2 के नाम भेज सकते हैं, उदय भान, राव दान सिंह। लेकिन खबर यह भी है कि हाईकमान के 3 बड़े नेता जो अभी कहीं नहीं है, संसद सदस्य नहीं है, उन 3 में से एक नाम तो वही है, जैसे पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है, एक जयराम रमेश का नाम आ रहा है, ठीक है, और एक नाम और है कांग्रेस किया। तो 3 कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस भेजती है, तो 2 बीजेपी में भी करीब आधा दर्जन एस्पिरेंट है, कोशिश कर रहे हैं, जोड़ तोड़ चल रही है। लेकिन जो पिछला चुनाव था राज्यसभा में सौरभ, उसमें जोड़ तोड़ सरगर्मियां काम नहीं आई क्योंकि उलटफेर हो गया था। इस बार उलटफेर की गुंजाइश कम है क्योंकि बीजेपी के लोग, बीजेपी बड़ा दल है, सरकार में है, संगठन मजबूत है, प्लानिंग जबरदस्त होती है, लेकिन बीजेपी में नहीं चाहेगी जोड़ तोड़ किया जाए क्योंकि पार्टी की छवि खराब होती है उससे। सीधा सीधा हिसाब है कि 31 वोट चाहिए राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, तो 31 चाहिए जीतने के लिए। 37 कांग्रेस के पास है, 48 बीजेपी का दूसरा उम्मीदवार नहीं जीत सकता। तो मेरे को लगता है शांतिपूर्वक एक चुनाव निपट जाएगा। और आपको सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने जो अपने घर में पार्टी की थी, नए साल पे करते हैं जी,
इस बार राहुल गांधी वहां गए थे। कुछ कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा या जिस तरीके के बातें आई सामने के कांग्रेस अजय माकन हार गए थे पिछली बार, किरण चौधरी का एक वोट रद्द हो गया था, तो वो सारी चीजों को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हरियाणा पर पूरा पकड़ है उनकी। राहुल गांधी इसलिए वहां गए थे कि कहीं उलट फेर हो गया, कांग्रेस सीट नहीं जीत पाई तो पार्टी की भद पिटेगी, नया नया संगठन बनाए और पार्टी वोट चोरी के आंदोलन चला रही है, मनरेगा को लेके नौकरियों में लेके कांग्रेस ने अपना माहौल बनाया हुआ है। अगर किसी तरह कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीतता तो ये खतरा फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले उसके, शायद इसी वजह से प्रिकॉशनरी जो माना जा रहा है कि राहुल गांधी जानबूझ के हुड्डा की पार्टी में गए थे और प्रियंका गांधी भी गई थी, अभी सबको पता है, तो शायद उसके पीछे राज्यसभा चुनाव थे कि उनके दिमाग में कोई ऐसी बात थी कहीं उलट फेर हो गया तो कांग्रेस का बना बनाया खेल जो हवा बनी है वो खराब ना हो जाए। महेश, क्या कुछ लगता है जो तमाम समीकरण देवेंद्र ने विस्तार पूर्वक बताए हैं, जाहिर सी बात है तमाम नाम है बीजेपी की तरफ से, तो कैसे संगठन को साधा जाए, कैसे सबको खुश किया जाए, अब ये भी एक चुनौती होगी पार्टी के सामने। संगठन है, 4 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है और जगह जगह बीजेपी के ही इंजन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से बड़ी चुनौती कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जो तमाम नाम देवेंद्र गिना रहे हैं, कमल गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई तो, और डॉक्टर सतीश पुनिया, सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया, तमाम सरीखे नेता, बड़े नाम हैं। कैसे संतुलन बैठा लेंगे? किरण चौधरी को साइडलाइन कर पाएंगे? जिस महत्वाकांक्षा के साथ वो राज्यसभा की सीट दिलाई थी वही बीजेपी में लेकर आए थे, दिल तो धड़क रहा था उनका बीजेपी के लिए, क्या आगे भी धड़के अगर साइडलाइन किया जाता है तो? सौरभ, ये मानकर चलिए कि दिल धड़कने में भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल जो मौजूदा परिस्थितियां इस वक्त राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रही है, मोदी का जिस तरीके से वर्चस्व देखने को मिल रहा है और प्रदेश में एक के बाद एक प्रदेश जहां भी प्रदेश चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा गाड़ देती है। तो ये मानकर चलिए कि मौजूदा परिस्थितियों में तो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कोई टिकट मांग रहा हो, कोई भी राज्यसभा तक जाना चाहता हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर किसी भी तरह के भीतर घात की कहीं कोई संभावना बन जाए। कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा हो, कोई खास इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन राज्यसभा की टिकट मांग रहा है। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ भले ये कहा जाए कि नायब सिंह सैनी ये फैसला करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये फैसला करेंगे। इससे इधर कोई बात नहीं हो सकती है। जो भी फैसला होना है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच होना है। भले ही वो फैसला नायब सिंह सैनी के जुबानी जो है लोगों तक पहुँचा दिया जाए, ये भी संभव है, लेकिन जो असल फैसला होना है वो मोदी और अमित शाह के बीच होना है। बाकी एक तरीके से कड़ियों के तौर पर ही मैं देखता हूँ। और जिक्र कर रहे थे अलग अलग नामों का कि इसने जो है किसी तरीके की सीट छोड़ने का काम किया है। कमल गुप्ता बड़ा नाम है, कितने भी बड़े नाम हो, भारतीय जनता पार्टी में इस बात से मौजूदा परिस्थितियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता नाराज हो रहा है। नाराजगी के लिए फिलहाल तो हरियाणा बीजेपी में कोई जगह नहीं बची है और किसी भी तरह की नाराजगी हो, पार्टी के परफॉर्मेंस पर, पार्टी के चुनावी परफॉर्मेंस पर इसका ना पहले असर पड़ा है और ना ही आगे असर पड़ेगा, ये मानकर चलिए। और अभी जिक्र ये भी किया जा रहा था कि ये प्रबल संभावना इस बात की बन रही है कि कांग्रेस पार्टी का एक राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो चुन लिया जाएगा। देखिए, वो चुन लिया जाएगा लेकिन सिर्फ एक खास परिस्थिति में, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो उम्मीदवार पसंद है या फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना उम्मीदवार है, तो वो संभावना मुझे लगता है कि बन सकती है कि वो उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। वरना हमने अतीत में देखा है कि कभी पेन बदल दिया गया, कभी आत्मा की आवाज कुलदीप बिश्नोई ने सुनी, कभी किरण चौधरी जो एक के बाद एक जो है विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी और सबसे बड़ा अनुभव उनके पास है, वो अपना वोट रद्द करवाए आती हैं और जब बीजेपी में शामिल होती है तो मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि जो है शरीर कांग्रेस पार्टी में था किरण चौधरी का, लेकिन आत्मा तो पहले से बीजेपी के साथ थी। तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे नेताओं की आत्मा जो है परिवर्तित हो सकती है, उसमें धन बल का भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी तरह की किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि बीजेपी के रणनीतिकार इतनी आसानी से दूसरी सीट राज्यसभा की कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं छोड़ेंगे। बात सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के बीजेपी में खाते में जुड़ने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी सूरत में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन नहीं मिले, किसी भी सूरत में जो मुकाबले की स्थिति
थी। अब बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही थी और उससे थोड़ा पीछे चले जाए, यानी लोकसभा में 5 सीटें और लोकसभा के बाद जो माहौल भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ था, लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अब ये मानकर चलिए कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नायब सिंह सैनी तक इस बात की गारंटी यहां कर लेना चाहते हैं कि कांग्रेस किसी भी सूरत में अब दोबारा जो है मुकाबले की स्थिति में नहीं आए, खड़ा नहीं हो। हमने देखा कि बुढ़ापा पेंशन के मामले में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब बढ़त हासिल कर रही थी या विपक्षी दल बढ़त हासिल कर रहे थे, उस वक्त रोल बैक यहां पर कर लिया और तुरंत उस फैसले से पीछे हटने का काम सरकार की तरफ से किया गया, पेंशन बहाली कर दी गई। तो ये मानकर चलिए कि ऑक्सीजन नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो एक सीट जो जिक्र यहां पर चल रहा है कि 6 से 7 विधायकों की जरूरत पड़ने वाली है, क्रॉस वोटिंग, ना सिर्फ क्रॉस वोटिंग बल्कि रद्द करवाए जा सकते हैं वोट, पेन बदलने की जो गुंजाइश है वो मुझे नहीं लगता कि इस बार आगे कहीं कोई संभावना इस तरह की बन सकती है। लेकिन अगर कोई विधायक अपना वोट ही रद्द करवा ले या आत्मा की आवाज़ सुनने लगे कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? यहाँ ये सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति उसमें शामिल रहे। और मुझे वर्तमान परिस्थितियों में लगता है कि जितने भी जो सबसे बड़े धुरंधर हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो पहले से एडजस्टेड है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, वो पहले से एडजस्टेड है। तो ऊपर से ही कोई नाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर भेजा जा सकता है। तो मानकर चलिए कि नाम तो केंद्र से ही जो है पार्टी आलाकमान की तरफ से ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है समीकरण क्या कह रहे हैं? तमाम बड़े नाम कांग्रेस में भी हैं, प्रादेशिक स्तर पर जो हुड्डा के बेहद करीबी हैं राव दान सिंह, उदय भान, और अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो उनके करीबी पवन खेड़ा, जयराम रमेश, जो नामों का जिक्र देवेंद्र ने किया। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आसान है सीट निकालना, या फिर जो ऑक्सीजन ना देने की बात महेश कह रहे हैं वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बनेगी आने वाले समय में? किस तरह की परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में देख रहे हैं और बीजेपी की स्थिति को कैसे आंक रहे हैं सर? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस के लिए इस बार संभावना अधिक है। अधिक इसलिए है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सीट जीतनी है तो 9 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 9 अतिरिक्त वोट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जुटाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये जो है अपनी सीट जीतना सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उम्मीदवार होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से होगा। क्योंकि जब विधायक दल का नेता बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था व्यक्त की गई है, तो जिताने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही होगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय जो है वो महत्वपूर्ण होगी। जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राव नरेंद्र सिंह को, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्य भूमिका रही है। तो इसलिए लगता है कि जो एक सीट ये कांग्रेस के खाते में जाना प्राय निश्चित है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से होगी। और इसमें मुझे कोई इफ एंड बट नहीं लगता कि कांग्रेस ये सीट ना जीत पाए। अगर कांग्रेस ये सीट नहीं जीतती तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा किसी कारण से, लेकिन ऐसा कोई संभावना अभी नजर आती नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सीट तय है। अब जो दूसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेगी नहीं, क्योंकि संभावना स्पष्ट नजर आ रही है। और जहां तक इंटरनेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है, कांग्रेस के साथ तो जाने वाले भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी को भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में नहीं लगता कि उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि उनको ना तो कांग्रेस को आवश्यकता है ना भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना उम्मीदवार तय करेगी वो केंद्र से होगा या स्थानीय प्रदेश स्तर का होगा, ये पार्टी को तय करना है। इसी तरह कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस में राज बब्बर भी हो सकते हैं, गुड़गांव का चुनाव हार गए थे सीट से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद है, पंजाबी चेहरा है। तो एक बात है कि ये सीट जातीय समीकरण के हिसाब से भी तय होगी। और देखिए कि रामचंद्र जांगड़ा ने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी चेहरा थे, उस समय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरे के रूप में रामचंद्र जांगड़ा को मैदान में उतारा था। और इस तरह से अब देखा जाए कि किरण चौधरी जो है वो पहले उनका जो कार्यकाल था ये ठीक है कि उनको अगर दूसरा कार्यकाल मिलता है नहीं मिलता। सुभाष बराला पहले ही जाट वहां से सांसद, राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरे जाट को भेजना चाहेगी या नहीं चाहेगी, जातीय समीकरण के हिसाब से तय होगा। या पंजाबी को भेजना है तो पंजाबी में संजय भाटिया, मनीष ग्रोवर भी हो सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति से भेजना है तो सुनीता दुग्गल भी हो सकती है, बंतो कटारिया भी हो सकती है।
देखिए, अग्रवाल समाज से ये बात ठीक है कि कमल गुप्ता जी का नाम आ रहा जी। है, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं है कि वो राज्यसभा में जाकर किसी बहस का हिस्सा लें या किस तरह अपना कोई ऐसा उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कोई चेहरा हो। तो मुझे नहीं लगता कि कमल गुप्ता के नाम पर कोई विचार हो। हालांकि अग्रवाल समाज से प्रतिनिधि के नाम पर अवश्य चर्चा हो सकती है। ठीक है। और कांग्रेस ने अब ये तय करना है कि जातीय समीकरण के हिसाब से आप उदय बहाना है, वो भी अनुसूचित जाति से हैं, तो इसलिए, और राव दास सिंह जो है ओबीसी चेहरा है, तो इसलिए ये देखिए, और जो रामचंद्र जागड़ा है उनको तो दोबारा सीट मिलनी लगती नहीं है, क्योंकि संभावना इसलिए नहीं लगती कि वो 75 वर्ष के हो गए और किरण चौधरी अभी 70 वर्ष की हैं। तो इसलिए किरण चौधरी काफी आक्रामक तेवर रखती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अवसर देना चाहे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बार राज्यसभा के चुनाव में इतना कोई कांटे का मुकाबला होना नहीं है। तकनीकी आधार पर कुछ अलग कोई खेल खेल लिया जाए तो बात अलग है, लेकिन एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जाना प्राय तय और निश्चित है। वीरेंद्र जी, संक्षेप में चाहूंगा जवाब। कुलदीप बिश्नोई की स्थिति कैसे देखते हैं? जैसे वो कांग्रेस छोड़कर आत्मा की अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी में आए थे, बहुत कुछ मिला, बेटा विधायक बना और उसके बाद लगा कि राजनीति में कमबैक होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासनकाल में आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर भरोसा करना कम किया या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जो दूर होते चले गए वो पार्टी से, लेकिन पार्टी के सच्चे सिपाही होने की बात वो कहते रहे। इस बार उनके लिए कुछ होगा? नहीं, देखिए, कुलदीप बिश्नोई को पार्टी ने राजस्थान में भी चुनाव की जिम्मेदारी दी, हरियाणा में चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया जी। और देखिए उनके बेटे को भी टिकट दिया आदमपुर के अंदर। वो चुनाव हार गए। जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब रंजीत चौटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से प्रत्याशी थे, तब भी वो रंजीत चौटाला को आदमपुर में नहीं जिता पाए थे जी। तो ये देखिए, अब अगर उनका वहां जनता में आधार कम हो रहा है तो लेकिन पार्टी संगठन तो उनको दायित्व देता रहा है। बिल्कुल। और उनके बेटे को भी युवा मोर्चे का प्रभारी बनाया गया हरियाणा का। तो इसलिए हाँ, अब ये पार्टी ने तय करना है कि कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा में भेजना है या नहीं भेजना। तो पार्टी के पास संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और पार्टी उनको कहीं भी उपयोग कर सकती है। बिल्कुल। अब पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए, कुलदीप बिश्नोई सशक्त दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी अपने मूल कैडर से किसी कार्यकर्ता को भेजेगी या कुलदीप बिश्नोई पर दाव लगाएगी, तो कुलदीप बिश्नोई में अच्छी संभावना है। लेकिन देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अब कोई भविष्य नहीं है। कुलदीप बिश्नोई अब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग जिलों में जाकर प्रवास भी करते रहे, वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम होता है, जो भी दौरे होते हैं, वो पार्टी की रचना से होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार होते हैं। अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती। आप अलग से समानांतर कोई व्यवस्था खड़ी करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता ये कुलदीप बिश्नोई इस बार जो है पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन भविष्य में उनके लिए संभावनाएं हो सकती है। ठीक है। देवेंद्र महेश, संक्षेप में आप दोनों जवाब चाहूंगा। बीजेपी के हमने बात की, कांग्रेस की हमने बात की, सियासी इम्पैक्ट की बात करें तो जिस तरह से जातीय समीकरणों की बात वीरेंद्र जी कर रहे हैं, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट मिलेगा? पहले देवेंद्र। देखिए सौरभ, जातीय समीकरण पर तो बीजेपी ने ये सरकार बनाई, 3 बार बनाई लगातार, तो जातीय समीकरण कैलकुलेशन देखी जाएगी। सभी वर्गों को साथ लेके चलना है। अब तो कुछ टाइम से जाटों के भी पक्ष में बीजेपी नजर आती है। हालांकि जाट नॉन जाट चुनाव बनाया गया, लेकिन जाटों को भी रिझाने की कोशिश होती रहती है। तो बीजेपी सारी कैलकुलेशन करेगी, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तह तक जाएगी कि आगे चलकर कहां किसका उपयोग कहां हो सकता है, आगे चलकर कैसी संभावनाएं हैं। बीजेपी दूरगामी सोच लेकर चलती है। यही वजह है कि जो नाम हम ले रहे हैं इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन यही होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के काम करने का तरीका दूसरों से अलग है। ठीक है महेश, संक्षेप में चाहूंगा जवाब। जो हम बात कर रहे हैं नए चेहरों की बात करने की, दावे लगाने की, क्या पार्टी किसी और को भी चुन सकती है? कोई ऐसा नाम भी आ सकता है दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो सभी को स्वीकार्य होगा, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, अस्वीकार्यता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। वो नाम नया हो, हरियाणा से हो, हरियाणा से बाहर हो, केंद्रीय नेतृत्व किसी को भेज दे, अस्वीकार्यता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं बची। और जिक्र आप हरियाणा का करें तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश का कोई नेता जो है राज्यसभा भेजा जाना है। यहाँ पर नाम भले ही हुड्डा के साथियों के लिए जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सिमटती नजर आ रही है और जो केंद्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके लिए संभावनाएं काफी सीमित हो गई हैं।
हैं। मुझे लगता है कि बेहद ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पर केंद्रीय नेताओं को पड़ने वाली है। तो ऐसे में ये तो कांग्रेस के संदर्भ में तो मानकर चलिए कि हरियाणा का कोई चेहरा जो है राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएगी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से ही, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही कोई चेहरा जो है हरियाणा में भेजा जाना है। जाहिर है हुड्डा की पसंद में उसे शामिल करवाया जाना जरूरी है, वरना कांग्रेस अतीत में देख चुकी है कि जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार जाती है अगर हुड्डा साथ नहीं देते हैं तो। और आने वाले समय में अब सियासी समीकरण क्या बनेंगे, किन नामों पर दांव लगाएंगे दोनों सियासी दल, और जो एक एक सीट मिलने की बात है वो तो स्पष्ट काफी हद तक नजर आ रही है। क्या कुछ बीच में रोल बैक हो सकता है, क्या कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है, तत्कालीन परिस्थितियां तभी की परिस्थितियां बता पाएंगी, लेकिन सियासी जो सरगर्मी है वो जरूर बढ़ गई है राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद जो चुनाव आयोग ने किया। ऐसे में किस पार्टी की क्या रणनीतियों की देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।